नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन करने हेतु हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स, और पुराने पेपर्स की हमारी सीरीज चल रही है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा 8, जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 701 से लेकर 800 तक के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। प्रकरण रहेगा आदिकाल का, और आप जानते हैं कि 700 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं किए हैं अभी तक, वह चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लगाएं। किसी कारणवश यदि किसी दिन मैं प्रैक्टिस सेट नहीं डाल पाती हूँ तो चैनल पे जो पुराने पेपर मैंने सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, सभी के अकॉर्डिंग मतलब पुराने पेपर लगे हुए हैं, तो आप उनको वहाँ से सॉल्व कीजिए। आज ही देखते हैं आज का पहला प्रश्न, बाकी जो बातें हैं वो वीडियो के माध्यम में होती रहेंगी। तो आदिकाल के संबंध में आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? गारसादा तासी। सही उत्तर है गारसादा तासी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक हैं। और हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसी हिंदी वाले विद्वान ने ना लिखकर एक फ्रेंच विद्वान ने, फ्रांसीसी विद्वान गारसादा तासी ने लिखा था। इनके ग्रंथ का नाम था द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। साथ ही साथ गारसादा तासी से संबंधित एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत होती है रीतिकाल के बाद और भारतेंदु काल के बीच में, तो उस समय गारसादा तासी जो हैं वो उर्दू के पक्षपाती बनकर उभरे थे। हिंदी के एक तरीके से ये विरोधी से ही रहे, और इन्होंने कहा कि हिंदी उर्दू से ही निकली है, जो बाद के शोधों से बिल्कुल यह बात निरर्थक और तथ्यहीन साबित हुई कि हिंदी उर्दू से निकली है। ये बाद में साबित हो गया कि इनका यह कथन बिल्कुल ही निराधार था। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो गहन और महान कार्य इन्होंने प्रारंभ किया, उसके लिए हमेशा ये प्रथम लेखक के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास में जाने जाते हैं और आगे भी जाने जाएंगे। ये सभी प्रश्न जो मैंने आपको 4-5 लाइनें बोली हैं, ऐसे ही नहीं बोल दी हैं। जितनी भी लाइनें मैंने आपको बोलकर सुनाई हैं, ये सभी की सभी नेट परीक्षा, असिस्टेंट परीक्षा और पीजीटी के परीक्षा और टीजीटी के परीक्षा में पीजीटी की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, जो मैंने आपको इसके साथ ही करवा दिए। दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया था? तो ये जो सभा थी, इसने 18 खंडों में हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास को प्रकाशित किया था। क्यों? बाद में शुक्ल ने की जो पुस्तक है वो छोटी सी निकली है, लेकिन इतने सारे कवि, और उसमें से कौन से कवि को छोड़ा जाए, कौन से कवि को रखा जाए, ये सारा जो परिष्कृत और परिवर्धन करने का कार्य बाद में हुआ। लेकिन सर्वप्रथम बृहत इतिहास, बहुत मोटी इतिहास ग्रंथ तैयार होके हुआ था। कितने भाग थे उसके? 18। पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के नोट्स में चैनल पे, और काल विभाजन, ये नोट्स मैं चैनल पे उपलब्ध करवा चुकी हूँ साहित्य के। तो जिन विद्यार्थियों ने पढ़े हैं उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी आप चेक कर लीजिए, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो। आगे बढ़ती हूँ चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इनका ग्रंथ कौन सा था? मिश्र बंधु विनोद नाम से ही स्पष्ट है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? सही उत्तर होगा 84 वैष्णव की वार्ता। अब जो नए विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी से मेरा तात्पर्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास अभी प्रारंभ कर रहे हैं अथवा एमए के विद्यार्थी हैं, ठीक है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया है वो आधुनिक काल में आके उसको लिखा गया है। खड़ी बोली का विकास हुआ भारतेंदु काल के बाद, 19वीं सदी में वो लिखा गया, आधुनिक काल में लिखा गया। लेकिन जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो बल्लभाचार्य का नाम सभी ने सुना है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे।
उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना करी, और विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। अब जो गोकुलनाथ जी थे ना, इन्होंने क्या किया कि जो बल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के शिष्य थे तथा उस समय के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त जो थे, उनका एक परिचय तैयार किया, जिसको 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, 2 ग्रंथ हैं। अभी टीजीटी का जो आपका लास्ट पेपर हुआ था 2016 वाला, उसमें दोनों पूछे गए थे, दोनों का ही सही उत्तर गोकुलनाथ है। और यही वह पहला ग्रंथ है जिसे आप हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का पहला ग्रंथ मान सकते हैं भारतीय साहित्य में। ठीक है, गार्सा तासीब तो पहले लेखक हैं, लेकिन ये आधुनिक काल के अंतर्गत है। अब हमें पूछे कि परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई इतिहास लिखने की, तो वो परंपरा गोकुलनाथ जी ने प्रारंभ करी, क्योंकि बाकी के जो लेखक और कवि थे वो तो दोहे लिखते थे, कविताएं लिखते थे, पद्य लिखते थे। इस तरीके का जीवन व्रत गोकुलनाथ से पहले किसी ने नहीं लिखा। बात क्लियर हो गई होगी हमेशा के लिए। काफ़ी सारी व्याख्या मैंने कर दी है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? बारंबार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बल्कि सभी प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास हम चैनल पे पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से पढ़ लीजिएगा। और नए जो विद्यार्थी हैं वो सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ें, उसके बाद शुक्ल को उठाएं। सीधे शुक्ल को उठाने की गलती ना करें, वरना सब दिमाग के ऊपर से निकलेगा। ठीक है, और जैसे ही समय मिलता है मैं आपको ये सारी चीज़ें नोट्स की फॉर्म में करवाती चलूँगी, लेकिन मैं अभी के लिए बता रही हूँ, 22 जुलाई 2021 के लिए मैं बता रही हूँ। जब यदि बाद में आप देख रहे हो उस वीडियो को, तो हो सकता है आपको बहुत कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाए। साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगी कि प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी के हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य के आप निवासी हो, यदि आप हिंदी साहित्य से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो रचनाएं सिलेबस में लगी हुई हैं उनके लिए और पूरे तैयारी के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, पर डे चेक करें। आपका कुछ भी हो, आपको समय मिले ना मिले, लेकिन प्रतिदिन आपका पेपर पास में हो दूर हो, प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट के रूप में एक पुराना पेपर सभी विद्यार्थियों को लगाना है। हाँ, और मैं आप सबको बताना चाहूँगी, भविष्या जी गुजरात से हैं, एमए कर रही हैं। एमए प्रीवियस में ही शायद फर्स्ट सेमेस्टर का उनका रिजल्ट आया है और उनकी 81% के करीब परसेंटेज बनी है। तो भविष्या जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने इसका श्रेय मुझे दिया, लेकिन मैं इस गौरव के लायक नहीं हूँ, क्योंकि देखिए आपकी अपनी मेहनत है। मैं तो सभी विद्यार्थियों से बराबर कहती हूँ कि पुराने पेपर लगाइए, इतिहास को पढ़िए, लेकिन सब अपने हिसाब से काम करते हो। तो आपने जो मेहनत करी वो आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके गुरुदेव जो भी हैं आपको पढ़ाते हैं प्रत्यक्ष में, उन सब का आशीर्वाद आपके ऊपर है, और ईश्वर को भी धन्यवाद दीजिए। और ये आप ही की मेहनत का परिणाम है। ठीक है, बाकी मैं बहुत खुश हूँ, मतलब परसेंटेज ज़रूर आपकी अच्छी आई है, लेकिन आप क्योंकि नियमित रूप से जुड़े हुए हो, नियमित कमेंट करते हो, और शायद ही चैनल का कोई वीडियो हो जो आपने अभी तक नहीं देखा हो, तो इसलिए आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, और आपने ये खुशी हमारे साथ शेयर की, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। जॉर्ज ग्रियर्सन का है, और इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है। इसके बाद ही शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और ये ग्रंथ काफ़ी अच्छा था। बल्कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम काल विभाजन का प्रयास किसने किया, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। गार्सा दत्तासी ने पहली बार लिखा तो था, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं था। ठीक है, उसमें बहुत सारी कमियां थी। जो विस्तृत नोट्स मैंने चैनल पे कराए उसमें उसकी चर्चा करी है। सबसे अच्छा जो लिखा गया था वो ये वाला था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें सबसे पहले काल विभाजन किया गया, लेकिन कमी ये रही कि ये ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में होने के कारण इसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा आप।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका लाभ मिला, खूब शुक्ल जी को इसका लाभ मिला, क्योंकि उन्होंने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया वो काफ़ी फेमस हुआ। हालांकि शुक्ल जी की तुलना किसी से नहीं की जाती, क्योंकि उनकी अपनी मौलिक उद्भावनाएं थी, उनके अपने आदर्श थे, जिसके आधार पर उन्होंने उस ग्रंथ की रचना करी और अपना हिंदी साहित्य में योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? निस्संदेह रामचंद्र शुक्ल ही इसका सही उत्तर हो सकता है। गारसा दत्तासी ने स्तुवार द्वारा लेत्रो इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो आप सभी जानते हैं, फ्रेंच भाषा में की थी। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो हिंदी साहित्य सिर्फ इतना सा शब्द है, तो इस ग्रंथ का उत्तर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगर होता हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किसने किया तो फिर नगेंद्र इसका उत्तर हो जाता। आगे देखते हैं। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है? इसका सही उत्तर होगा, बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर, बीज कौन सा? संजीवनी बूटी को मान लीजिए बीज वपन काल है, तो संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था? संजीवनी बूटी क्या थी? एक बीज ही तो था, औषधि ही तो थी। तो संजीवनी बूटी यानी बीज कौन लेकर आए थे? महावीर, हनुमान जी लेकर आए थे। तो संजीवनी बूटी कौन लेकर आए थे? महावीर, हनुमान जी। इस तरीके से इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राहुल संस्कृतैन। घुमक्कर शास्त्र, तिब्बत यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, तो ये यात्रा वृतांतकार के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है ना राहुल संस्कृतैन। तो इन्होंने ही सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पाद मीन्स होता है पैर, ठीक है, संस्कृत में, तो पाद मीन्स होता है पैर। अब राहुल संस्कृतैन को हम सभी जानते हैं कि घुमक्कड़ शास्त्री थे, घुमक्कड़ व्यक्ति थे, तो इनके जो पैर थे वो कभी रुकते ही नहीं थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरहपाद, सिर और पैर को हिंदी का प्रथम कवि मान लिया। भैया जिसके नाम में ही पैर है और ये खुद के पैर कभी रुके नहीं, चलते ही रहे पूरी जिंदगी। इतनी यात्रा वृतांत है इनके और सभी के सभी काफ़ी फेमस हैं। तो इस तरीके से ट्रिक है ये, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या कहा है? वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है ग्रियर्सन ने। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रियर्सन का ग्रंथ अपने आप में बहुत अच्छा था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में होने के कारण तत्कालीन समय इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तत्कालीन समय तो जनता निरक्षर थी, हिंदी अक्षर ज्ञान तक नहीं था। हिंदी का भी बाद में विकास हुआ है, साक्षरता अभियान चले, उस समय अंग्रेजी कैसे पढ़ते, इसलिए इस ग्रंथ का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो रासो साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और लौकिक साहित्य, 5 उस खंडों में विभाजित करते हैं। तो ढोला मारूरा दोहा एक लौकिक रचना है। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा, सवरपा किस कवि साहित्य से संबद्ध हैं? तो ये सभी सिद्ध लोग हैं। सरहपा, लुईपा, सवरपा, कंढपा ये सभी सिद्ध हैं, तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत ही तो इनकी गणना होगी। शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की रूढ़िगत परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? प्राकृत पेंगलम। आदिकाल की जो रूढ़िगत परंपराएं हैं उनको समझने के लिए प्राकृत पेंगलम से ही सहायता मिल सकती है। कारण देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा। अब यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। खालिकवारी इसके रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, और ये एक शब्दकोश टाइप का ग्रंथ है। श्रवकाचार इसके कौन है? देवसेन जी हैं। और इसमें जो जैन धर्म के जो गृहस्थ लोग हैं ना, उनका जो नियम कानून है, जो भी उनको परिपालन करनी, उस सब का वर्णन है। बचा हमारे पास एक ग्रंथ प्राकृत पेंगलम, तो इसी में आदिकाल की रूढ़ि परंपराओं और प्रवृत्तियों को इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए भाई, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और बहुत कम व्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं ना, वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आते। सेम चीज़, चलिए सेम चीज़ मैं डेली रिपीट करती रहती हूँ, बट आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते। तो होता ही है कि जब कोई अन्य विद्यार्थी टेस्ट पेपर या पुराने पेपर ढूंढता है तो हमारा वीडियो सर्च में ही नहीं जाता, क्योंकि वीडियो पे लाइक ही नहीं होते। जितने लोग देखते हैं, भले आप 50 लोग भी देख रहे हो तो 50 लाइक तो बनते हैं ना, लेकिन आप 50 लोग देखते हो, लाइक नहीं करते। मैं वापस से आपसे कहूँगी कि यार आप कमेंट बॉक्स में इसका कारण जरूर लिखें कि आप लोगों को लाइक का बटन दबाने में क्यों परेशानी होती है। भाई उसमें मुझे लगता है पैसे भी नहीं लगते हैं उसके, ठीक है।
और यदि आप लाइक नहीं कर पाए तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, एक काम तो करिए ना। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज रासो का रचयिता माना जाता है। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं वीसलदेव रासो एक गेय काव्य है। गेय काव्य यानी जो गीत शैली में लिखा गया है, जिसे गाया जा सकता है। साथ ही साथ वीसलदेव रासो में एकमात्र ऐसा रासो ग्रंथ है जिसमें वीर रस की जगह श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, और वीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो मैंने अभी बताया, यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? हम सभी जानते हैं अमीर खुसरो। इनकी पहेलियों और मुकरियों की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और उनकी मृत्यु पर इन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पंक्तियां कही थी? वो भी पूछी गई है नेट पेपर में, वो भी बता देती हूँ। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल घर खुसरो आपने रैन भई चहुं देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन शिलांकित कृति का क्या नाम है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? सही उत्तर है राउलबेल चंपू कृति है। साथ ही साथ ये शिलांकित है, अर्थात किसी पुस्तक पे इसका उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि एक चट्टान या पहाड़ी के किसी भाग पर, शिला पर यह लिखी गई है। और राहुलबेल के रचयिता हैं रोड़ा कवि। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? पहेलियां और मुकरियों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। पहेलियां, मुकरियां, ढकोसले, है ना। आगे देखते हैं, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो डिंगल पिंगल दोनों हैं, लेकिन जब वीर रस की बात हो तो डिंगल शैली, डिंगल भाषा, हट्ट बट्ट बने मतलब थोड़ा सा ओज वाली भाषा, तो डिंगल भाषा। आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? तो हम जानते हैं संत मत की निर्गुण, अगर यहाँ पे लिख देते तो और क्लियर हो जाता। तो निर्गुण संत मत जो चला है, तो उसमें जो कबीर जो है विशेषता, कबीर उसके प्रवर्तक या उसके प्रतिनिधि कवि हम मान लेते हैं संत मत के। तो उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ग्रहण की? नाथ परंपरा से, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं हम शुक्ल की बुक में, आगे नोट्स में भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया? तो संधि काल और चारण काल। अभी तक शायद ये मैंने अपलोड किया है नोट्स या नहीं, मैं चेक करूंगी प्लेलिस्ट में, इसको मैं अपलोड कर दूंगी। तो फिर आपको लेखन परंपरा से संबंधित तो आपका प्रश्न वैसे भी गलत नहीं होगा, और आदिकाल से संबंधित या जो भी मैं करवा रही हूँ आपको नोट्स की फॉर्म में, चाहे भाषा वाले नोट्स है, उसमें से आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। भाषा की उत्पत्ति और विकास एक पेज पे सब कुछ पूरा के पूरा मैं करवा चुकी हूँ सरल रूप में। अभी तक नहीं देखा हो, देख लीजिएगा। नेट वाले विद्यार्थियों के गद्यांश हैं, स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हैं, क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न, सबकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा। साथ ही आप लोग मुझे कमेंट करते हो मैम एमए के हिसाब से अलग से प्लेलिस्ट बना दो, आरपीएससी के हिसाब से अलग से प्लेलिस्ट बना दो। देखिए ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जब मैंने आपको लिख रखा है कि कहानियाँ, तो उसमें जो भी 50 कहानियाँ उन मतलब आपकी जो भी कहानी वाली प्लेलिस्ट में लगा रखें, निबंध वाले में लगा रखें, तो उससे क्या है कि एक रचना बहुत सारी परीक्षाओं के सिलेबस में लगी होती है, तो उसे सिर्फ आरपीएससी के विद्यार्थियों के लिए लगा दूं और वही नागमती वियोगखंड यूपी में भी लगा हुआ है, वही एमए के स्तर पे भी लगा है, तो वो संभव नहीं होता। लेकिन प्लेलिस्ट पूरी क्रमबद्ध रूप से लगी हुई है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे नेट के पेपर हैं तो वो अलग प्लेलिस्ट है, यूपी के पेपर की अलग प्लेलिस्ट है, आरपीएससी के पेपर्स की अलग प्लेलिस्ट है, बाकी सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आपको प्लेलिस्ट को आगे स्क्रॉल करते हुए चेक करना पड़ेगा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। कीर्तिलता और कीर्तिपताका किस कवि की रचनाएं हैं? विद्यापति की रचनाएं हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना। और यह प्रश्न अभी की थोड़ी हाल ही कोई नए नेट के पेपर में ये पूछा हुआ, सन तो मुझे याद नहीं है कि 18 में पूछा या 19वीं में, लेकिन ये रिपीट हुआ था। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और नाथों की 9। जैन साहित्य का रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वरी बाहुबली रास का रचयिता कौन है? शालीभद्र सूरी। जो भरत जी थे ना, राम के भाई भरत, वो बहुत ही शालीन और भद्र पुरुष थे, ठीक है। और सूर्यवंशी तो वो थे ही, सभी जानते हैं। तो भरतेश्वरी बाहुबली रास
तो शालिभद्र सूरी। शिव सिंह सेंगर ने किस कृति को किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, और उसके अंतर्गत पुण्य या पुष्य नामक किसी कवि को हिंदी का पहला कवि माना गया है। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किसने की? मधुकर कवि ने। जो मयंक की जो चंद्रिका है, चंद्रमा की जो चंद्रिका है, वो बहुत ही मधुर होती है। भर्तरी जलंधरी नाथ कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो भर्तरी वगैरह ये नाथ साहित्य से संबंध है। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी है? रासो साहित्य की। सर्वाधिक विवादित साहित्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो गाथा जो है प्राकृत भाषा का मुख्य छंद है, और दुहा अपभ्रंश भाषा का। शुक्ल की पुस्तक में प्रथम पेज पर ही हमने इसे पढ़ा था। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? तो वर्ण रत्नाकर एक गद्य कृति है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, और मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कोई ये गद्य कृति है या व्याकरणिक में चेक करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से है? 1318 से 1643 ईस्वी तक। अब ये जो आदिकाल वाला आपका टेस्ट पेपर है, इसके बाकी के जो प्रश्न हैं मैं फिर आपको करवा दूंगी, क्योंकि इसमें कुछ जो प्रश्न है वो भक्ति काल के भी प्रिंट हो गए हैं, उनको भी कर लेते हैं, क्योंकि आदिकाल के बाद हमें भक्ति काल ही करना है। तो शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ है? 1318 से 1643 ईस्वी तक। शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? अद्वैत वेदांत। रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो रामानंद निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। किस भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के। और निर्गुण भक्ति धारा के जो थे ना संत 12 प्रमुख थे, उनके गुरु कौन थे? रामानंद। नाभादास द्वारा रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो नाभादास कृत भक्तमाल में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जबकि अंग अंग बास समानी, रैदास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है? तो प्रेम की पीर जो घनानंद में देखने को मिलती है हमें रीति काल में, भक्ति काल में वही प्रेम की पीर हमें जायसी में देखने को मिलती है। और प्रतिनिधि ग्रंथ है इनका पद्मावत। किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? तो रामानुजाचार्य तो वैष्णव भक्ति के प्रथम आचार्य हैं। विष्णु स्वामी का भी काफ़ी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय काफ़ी फेमस हुआ। रुद्र संप्रदाय बल्लवाचार्य तो पुष्टि मार्ग सहित मतलब अनुभाष्य लिखा, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, बहुत कुछ इन्होंने किया। लेकिन हरिदास निरंजनी ने अपना संप्रदाय तो बनाया, लेकिन प्रतिष्ठापक आचार्यों के रूप में बात करें तो इन्होंने किसी विशेष चीज़ की प्रतिष्ठा नहीं करी। तो ये सही उत्तर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के अलावा संतों की वाणी के माध्यम से प्रकट हुआ? राम भक्ति का। किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख ब्रह्मचरित नामक संस्कृत ग्रंथ में मिलता है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई है? तो यह कबीरदास जी को लक्ष्य करके कही गई पंक्तियां हैं। अब आपका दूसरे नंबर का टेस्ट पेपर देखते हैं। 50 प्रश्न तो कर लिए। दूसरे नंबर से मेरा मतलब है कि ये एक इसमें भी प्रश्न मिक्स हो गए हैं ना आदिकाल के, और ये वाला पूरा। चलिए आप देखते हैं इसके। आपका 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? तो सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, और उसको सर्वाधिक व्यवस्थित रूप शुक्ल ने दिया, लेकिन सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास ग्रियर्सन ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांट सकते हैं? 4। आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल। शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? ये प्रश्न शुक्ल ने कब से कब तक मानी है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। संवत 1375 से 1700 तक। आदिकाल के साहित्य में रासों का सही अर्थ है वीर काव्य। सही अर्थ क्या है? वीर काव्य। तो एक ही तो पंखा चल रहा है ना बेटा। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है? किसे कहेंगे? आपसे कोई पूछ ले कि सिद्ध साहित्य क्या है, तो उस वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य। 2 शाखाएं थी, महायान और वज्रयान, जो बौद्ध धर्म से निकली थी। तो जो वज्रयानी शाखा थे ना बेटा पंखा नहीं चला है ना, मेरे वीडियो खराब होती है, आप बंद कर दो। आपको गर्मी लग रही है, आप दूसरी जगह खेल लो।
तो जो वज्रयानी परंपरा के सिद्धाचार्य थे उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। नाथ साहित्य किस काल की रचना है? आदिकाल की। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? क और ख दोनों ने कहा है, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा ने भी कहा है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ध्यान देना है, सही इसका उत्तर मैं एक सेकंड चेक करती हूँ। अपभ्रंश का अपभ्रंश का वाल्मीकि, एक मिनट आप रुकिएगा। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है और दूसरा मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने। दोहा कोश ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो दोहा कोश सरहपा जी की रचना है। अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को। जी मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रही थी, थोड़ा सा देखते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को और अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। याद रखिएगा, वाल्मीकि पूछे तो स्वयंभव। वाल्मीकि का मतलब हो गया जो आदि गुरु है वो। संस्कृत का आदि गुरु कौन है? वाल्मीकि। आदि कवि जो भी कह लीजिए। तो अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? स्वयंभू। और अपभ्रंश का भवभूति किसको कहा जाएगा? पुष्पदंत को। भवभूति का मतलब क्या हो गया? भवभूति क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भवभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रतिष्ठापना की थी। उसी तरीके से अपभ्रंश के अंतर्गत किसकी रचनाओं में करुण रस अधिक है? पुष्पदंत की में। तो फिर अपभ्रंश का भवभूति किसको कह देते हैं? पुष्पदंत को। संदेश रासक के रचनाकार का क्या नाम है? अब्दुल रहमान। सिद्धों की संख्या 84। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ। सिद्ध और नाथ कवियों से अधिक प्रसिद्ध इनमें से कौन थे? तो इनमें से सर्वाधिक विशेषता इनकी कबीर ने ग्रहण की। प्रश्न गलत प्रिंट है। मिश्र बंधु में कौन नहीं आता? श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, शुकदेव बिहारी तो आते हैं, ब्रह्मदेव बिहारी जी नहीं आते। अब यहाँ पर ऑप्शन में ब्रह्मदेव है, लेकिन अधिकतर ऑप्शन में कृष्णदेव लिखा होता है और कृष्णदेव बिहारी और श्याम बिहारी में कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं कंफ्यूज होना है, कृष्णदेव नहीं है, अधिकतर ऑप्शन में कृष्णदेव होता है, इस पेपर में ही ब्रह्मदेव है। तो सही है श्याम, शुक और गणेश। शुक श्याम गणेश, हे गणेश बाबा शुक श्याम गणेश, इस तरीके से याद कर लीजिए। आदिकालीन हिंदी साहित्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? प्रकृति, श्रृंगार, भक्ति, ये तो हो सकती है। राष्ट्रीय चेतना का उसमें सर्वाधिक अभाव है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छिंद्रनाथ जी थे। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? पृथ्वीराज रासो। विद्यापति पदावली आलाखंड है, पद्मावत नहीं है। पद्मावत जायसी की रचना है और भक्ति काल की है। आदिकाल के साहित्य के प्रमुख भाषा इनमें से कौन सी थी? जिंगल पिंगल थी। गाढ़ सदा तासीकृत ये पढ़ चुके हैं। सुव्यवस्थित किसने किया था? हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम सुव्यवस्थित किसने किया था? शुक्ल ने किया था। नोट्स में व्यापक तरीके से समझाया है मैंने, ज़रूर देखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइंड में सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। विद्यापति पदावली किस भाषा में है? मैथिली में। देसी वैना सब जन मिठा। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, किसका कहना है? शुक्ल का। श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध है ना जी। सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा भक्ति काल की किस धारा के अंतर्गत आती है? निर्गुण के अंतर्गत। पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में। पद्मावत की कथा किस मुगल बादशाह का प्रसंग आया है? तो पद्मावत की कथा में औरंगजेब का प्रसंग आया। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, वैसे इसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी है, औरंगजेब नहीं है, तो ये प्रश्न गलत है। सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्री शाखा कहा है? शुक्ल ने। हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य धारा कितनी है? मुख्य काव्य धारा 2 हैं भाई, सगुण और निर्गुण, ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये वाला है। ज्ञानाश्रय काव्य धारा इनमें से किस वर्ग के
कवि आते हैं। तो ज्ञानाश्रय काव्य धारा में संत कवि आते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ भारत के किस भाग से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था। भक्ति उपजी दक्षिणी लाई रामानंद। जायसी ने 12 मासा में किसके विरह का वर्णन किया है? नागमती के विरह का किया है, और नागमती वियोग खंड हम चैनल पे पढ़ भी चुके हैं। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है? 57 वर्ष। यदि आपको नहीं पता है तो ईसवी और सन में कंफ्यूजन होता है, तो उसमें आप ईसवी में 57 जोड़ दीजिए, संवत बन जाएगा। हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? दादू। चित्रावली के रचनाकार कौन है? उस्मान। निर्गुण भक्ति काव्य में किस तत्व की प्रधानता है? कर्म की। अब ये थोड़े से, जैसा कि मैंने कहा कि जो पीछे वाले पेज है ना, इनके इस पे मिसप्रिंट हो गया है। जायसी ने किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? अखरावट में। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो मृगावती हम सभी जानते हैं, कुतुबन की है, जायसी की नहीं है। गुरु नानक देव की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर की साखी किस छंद में है? दोहा के रूप में है। गुरु नानक देव किस पंथ के प्रवर्तक थे? नानक पंथ के प्रवर्तक थे। विष्णुई संप्रदाय की किसने संत ने की थी? जम्बोजी हैं। नानक की रचनाओं का संकलन किसने किया? गुरु अंगद ने। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। रैदास की पत्नी का नाम लोना था। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के किस ग्राम में हुआ था? राजापुर ग्राम में हुआ था। इसी के साथ आज के टेस्ट पेपर में 100 यानी कि कुल 800 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे क्या करना है आप सभी जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगी। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।